हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3, क्लास 10th, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी के बारे में हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स में पढ़ा, ओके। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी के बारे में। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं उनको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। अब वो डिफरेंट चीज़ें आप किसी भी चीज़ में हो सकती हैं, वो इंसानों में हो सकती हैं, थिंग्स में हो सकती हैं, एनिमल्स में हो सकती है, वाइल्ड लाइफ में हो सकती है। तो जो भी आपके पास डिफरेंट वैरायटी होती है उसको आप डाइवर्सिटी कहते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ओवरव्यू। इन द लास्ट चैप्टर वी सॉ हाउ पावर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू accommodate linguistic and regional diversity. Clear? But language and region are not only features that give a distinct identity to people. अब आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि जो लोगों की जो आइडेंटिटी है वो केवल लैंग्वेज या उसके रीजन जहाँ वो रहते हैं उसके हिसाब से नहीं होती है, ओके। तो उसमें आपके और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, क्लास कैसी है, रिलीजन कौन सा है, जेंडर, कास्ट, ट्राइब एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हैं जो एक डाइवर्सिटी को बनाती हैं और जिससे आप लोगों को पहचानते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हाउ डेमोक्रेसी इक्वलाइज द सोशल डिफरेंसेस एंड डिविजन्स, ओके। हम ये चीज़ देखेंगे कि डेमोक्रेसी में किस तरीके से जो आपके सोशल डिफरेंसेस हैं, जो डिविजन्स हैं, जो अनइक्वालिटीज़ हैं, वो कैसे काम करते हैं। क्लियर? तो हम सबसे पहले एग्जांपल से लेंगे एक स्टोरी में और देखेंगे कि कैसे सोशल डिवीज़न होता है, ठीक है। और एंड में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेसी इफ़ेक्ट होती है इन डाइवर्सिटी से और कैसे डेमोक्रेसी या पॉलिटिक्स इनको इफ़ेक्ट करती है। दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिक्स कैसे इनसे इफ़ेक्ट होती है और कैसे पॉलिटिक्स इनको इफ़ेक्ट डालती है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक स्टोरी से, जो कि है आपकी मैक्सिको ओलंपिक की। द मेडल सेरेमनी ऑफ 2000 मीटर रेसेस इन द 1968 ओलंपिक्स हेल्ड एट मैक्सिको सिटी। अब ये एक स्टोरी है मैक्सिको सिटी की, जहाँ पे एक ओलंपिक्स हुए थे 1968 में। अब देखेंगे स्टोरी क्या है। द टू मैन स्टैंडिंग विद क्लेंच फिस्ट upraised and heads bow while the American national anthem was played are the US athletes Tommy Smith and John Carlos. अब ये दो लोग आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया हुआ है, मुट्ठी बंद कर रखी है और उसमें ब्लैक कलर का कुछ लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे हाथ में ब्लैक कलर का है। और इनका जो हेड है वो क्या है, नीचे बो करा हुआ है, इन्होंने, देख रहे हैं आप। तो ये ऐसा इन्होंने क्यों किया, जब इनको मेडल सेरेमनी मिल रही थी तो ऐसा इन्होंने क्यों किया, वो अभी हम आगे देखते हैं। चलिए। टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस आर अफ्रीकन अमेरिकन्स। दे हैड won the gold and bronze medals respectively. They received their medals wearing black socks and no shoes to represent black poverty. अब ये इन्होंने क्यों किया, समझ में आ गया। जो ब्लैक की जो पावर्टी थी, जितने भी यूएस में जो ब्लैक्स रहते थे उनकी जो गरीबी को दिखाने के लिए इन्होंने ऐसा किया, ठीक है ना। अब देखेंगे और क्या हुआ इसके बाद। विद दिस जेस्चर दे ट्राई टू ड्रॉ इंटरनेशनल अटेंशन टू रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, इतना बड़ा कदम, इतनी बड़ी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है ओलंपिक्स जो कराती है, उनके सामने इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो वहाँ पे ब्लैक्स और वाइट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था कलर के बेस पे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। द ब्लैक ग्लव्ड एंड द रेज्ड क्लिंच फिस्ट वर मेंट टू सिम्बलाइज ब्लैक पावर। तो ये चीज़ क्या दिखाना चाहते थे वो उसको, ब्लैक पावर। अब ब्लैक पावर क्या था वो देखेंगे हम अभी। टॉमी स्मिथ गोल्ड मेडल एंड जॉन कार्लोस ब्रॉन्ज मेडल, दे वर अफ्रीकन अमेरिकन्स। अब हम देखेंगे अफ्रीकन अमेरिकन्स किन्हें कहते हैं या ब्लैक अमेरिकन्स किन्हें कहते हैं। मेनली जो आपके 17th सेंचुरी में एज ए स्लेव अफ्रीकन्स को अमेरिका में लेके आया गया था, स्लेव बनाकर। तो उन लोगों को क्या कहा जाता है आपका, 17th सेंचुरी में आप देख सकते हैं उनको क्या कहा जाता है, अफ्रीकन अमेरिकन्स कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ब्लैक पावर क्या है। द ब्लैक पावर मूवमेंट इमर्ज इन 1966 एंड लास्टेड 1975, which was a most militant and radical movement in the US. Clear? आगे चलते हैं।
वाइट ऑस्ट्रेलियन एथलीट पीटर नॉर्मन। अब आपको एक यहाँ पे एक और एथलीट दिख रहा होगा जो कि वाइट है, तो ये कहाँ से थे? आपके ऑस्ट्रेलिया से थे। इन्होंने भी क्या पहना हुआ था? एक ह्यूमन राइट्स का एक बैच पहना हुआ था, क्योंकि ये भी इनको क्या कर रहे थे? एज ए एथलीट इनके जो रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन था उसको ये सपोर्ट कर रहे थे। ओके, अब इसमें क्या हुआ? तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन था उसने क्या किया? कार्लोस और स्मिथ को क्या किया? गिल्टी माना, और उन्होंने माना कि इन्होंने एक वायलेशन किया है, नियम तोड़ा है, और एक ओलंपिक को क्या बनाया? इन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट बना दिया। पॉलिटिकल स्टेटमेंट मतलब एक राजनीतिक इनका जो व्यू था इन्होंने एक कहाँ रखा? ओलंपिक में रखा, जो कि इनको नहीं रखना चाहिए था। ठीक है, और क्या हुआ? इनके जो मेडल्स थे वो ले लिए गए इनसे वापस। ठीक है, और जो नॉर्मन थे उनको भी क्या किया? ऑस्ट्रेलिया की टीम में नेक्स्ट ओलंपिक में नहीं खेलने दिया गया। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आप देखेंगे इस मूवमेंट से जो आपने देखा यहाँ पे जो इन्होंने स्टेप लिया, उस स्टेप से क्या हुआ? बट देयर एक्शन सक्सीडेड इन गेनिंग इंटरनेशनल अटेंशन। अब इनको क्या मिला? अब किस लिए इन्होंने ये सब किया था? क्योंकि जब वहाँ पे क्या थे, हर कंट्री के लोग पहुँचे हुए होते हैं ओलंपिक्स में, तो उससे इनको जब सबके सामने इन्होंने ऐसा किया तो क्या मिला? इंटरनेशनल अटेंशन मिला, और जो कि आगे चलकर क्या बना? सिविल राइट मूवमेंट बना यूएस में। क्लियर? अब सिविल राइट मूवमेंट कब से कब तक था आपका? 1954 से लेके 1968 तक चला। अब सिविल राइट मूवमेंट में क्या था? सिविल राइट मूवमेंट में द मूवमेंट एम टू एबॉलिश का मतलब होता है आपका ख़त्म करना, लीगल रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन लेड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब जो उनको हर जगह पे गवर्नमेंट जॉब्स पे, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ पे, पब्लिक प्लेसेस पे उनको क्या बना गया? नियम बना रखे थे कि यहाँ पे ब्लैक्स नहीं आएंगे, ब्लैक्स यहाँ पे नहीं बैठ सकते, ब्लैक स्कूल में नहीं जा सकते। तो ये सब क्या थे? इन सारे जो नियम थे इनको एबॉलिश करने के लिए क्या चलाया गया? सिविल राइट मूवमेंट चला गया, जो कि लेड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, दिस मूवमेंट प्रैक्टिस नॉन वायलेंट मेथड्स। अब इन्होंने क्या चलाया था? नॉन वायलेंट मेथड, मतलब कोई भी इसमें हथियार, कोई भी इसमें दंगा इन्होंने नहीं किया था। ये बिल्कुल सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन था। क्लियर? आगे चलते हैं। अब ये आपने स्टोरी देखी किस तरीके से उसमें आपने डाइवर्सिटी देखी, ब्लैक्स वाइट कलर के हिसाब से आपने देखा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और इसमें डिटेल में जाएंगे और देखेंगे डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ और डिवीज़न ये कैसे पैदा होते हैं। तो सबसे पहले जो ओरिजिन है सोशल डिफरेंसेस का, वो कहाँ से होता है? एक्सीडेंट ऑफ बर्थ से होता है। कहाँ से होता है? एक्सीडेंट ऑफ बर्थ से होता है। जैसे कि आप जहाँ पैदा होंगे उसी के से आपकी क्या पता चल जाएगी? आपका रिलीजन डिसाइड हो जाएगा, आपका कलर डिसाइड होगा, आपकी लैंग्वेज डिसाइड हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या बनाती हैं? डिफरेंसेस पैदा करती हैं। तो वो सबसे पहले क्या है? एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, मतलब जहाँ पैदा हो गए वहाँ से आपको वो सारे डिफरेंसेस मिलने, सिमिलैरिटीज़ मिलने शुरू हो जाएंगी। अब कुछ और भी होते हैं, जैसे कि आपके आसपास आपने देखते हैं अराउंड अस पीपल आर मेल, फीमेल, टॉल, ओके, शॉर्ट, हैविंग डिफरेंट फिजिकल एबिलिटीज़। फिजिकल एबिलिटी भी अलग अलग होती है, कोई बहुत पावरफुल होते हैं, कोई वीक होते हैं, कोई हैंडीकैप होते हैं, कोई डिसेबिलिटीज़ होते हैं। आप ठीक है, और ये सब एग्जांपल आपने श्रीलंका और बेल्जियम में देखा है। वहाँ पे क्या थी? कम्युनिटीज़ अलग अलग थी, कोई कम्युनिटी कम थी, कोई कम्युनिटी ज़्यादा थी, किसी की लैंग्वेज स्पीकिंग बेल्जियम में कोई ज़्यादा थे, कोई कम थे। ठीक है, तो ये सब डाइवर्सिटी थी वहाँ पे। आगे चलते हैं अब हम इसमें देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आवर चॉइस। अब कुछ हमारी जो डिफरेंसेस होते हैं वो हमारी चॉइस से भी आते हैं। अब चॉइस से कैसे आते हैं? जैसे कि सम पीपल डू नॉट बिलीव इन गॉड और एनी रिलीजन। ऐसा भी होता है ना, कई लोग क्या कहते हैं, हम तो गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं, ना हम किसी रिलीजन पे बिलीव करते हैं। ठीक है, सम पीपल चूज टू फॉलो अ रिलीजन अदर देन वन इन विच दे वर बॉर्न। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो बाद में किसी और रिलीजन को फॉलो करने लगते हैं, तो ये भी है। अब उन्होंने क्या किया? ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस का मतलब उन्होंने एक चॉइस बनाई, और उस चॉइस से क्या होता है? वो उसी फील्ड में चले जाते हैं और उसी तरीके से उनको डिवीज़न हो जाता है। क्लियर? क्योंकि जिस चॉइस को आप बनाएंगे, उसी चॉइस को आप पसंद करेंगे, उसी को आप फॉलो करेंगे, तो जो बाकियों से आपका क्या हो जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। अब चलिए और आगे इसमें देखते हैं कैसे डिफरेंसेस बनते हैं। मोस्ट ऑफ अस चूज़ व्हाट टू स्टडी। अब आपने ये भी देखा होगा, हम ही पढ़ते हैं 10th में, हम देखते हैं हमें मैथ्स पढ़नी है, 12th में हम देखते हैं हमें साइंस पढ़नी है, या उसके आगे हम जाते हैं तो हम सोचते हैं हमें कॉमर्स पढ़नी है, या हमें
साइंस फील्ड में जाना है या हमें एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, तो ये हम क्या है कि हम चूज़ करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और कौन सी जॉब करनी है, ये भी हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, कौन सा ऑक्यूपेशन हमें लेना है वो भी हम डिसाइड करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं आपकी, जो जो आपका टॉपिक होता है स्टडी का या जो आपका ऑक्यूपेशन होता है, उसी से आपका क्या बनता है, सोशल ग्रुप बनता है। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपके ग्रुप में सबसे ज़्यादा क्या होंगे, इंजीनियर्स होंगे। अगर आप एक टीचर हैं तो आपके ग्रुप में क्या होंगे, आपके सोशल ग्रुप में टीचर्स होंगे। आप डॉक्टर हैं तो आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को जानेंगे। तो ये आपका क्या है, चूज़ किया हुआ डिवीज़न है। आप किस तरीके से चूज़ करते हैं उससे आपका डिवीज़न हो जाता है। अब सोशल डिवीज़न देखेंगे। अब सोशल डिवीज़न क्या है कि हर जो डिफरेंस होता है वो सोशल डिवीज़न नहीं होता उससे। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे कि जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं अभी जो हमने डिस्कस किए, उससे सोशल डिवीज़न नहीं होता है सबसे। जैसे कि पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स शेयर डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ कटिंग क्रॉस द बाउंड्रीज़। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो लोग होते हैं जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में होते हैं वो अलग अलग डिफरेंसेस में होते हैं। अब अलग अलग सिमिलैरिटीज़ होती है। कई चीज़ें ऐसे भी होती हैं जो एक ही ग्रुप में होते हैं पर वो दूसरे ग्रुप को ज़्यादा उसमें सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं। कई बार ऐसा होता है सेम ग्रुप के लोग होते हैं पर उनके बीच में सिमिलैरिटी नहीं होती है। क्लियर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है कि जो सोशल ग्रुप है कई बार उनकी जो एक ग्रुप है उनमें जो डिफरेंसेस हो जाते हैं। ओके, एक ही ग्रुप में अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोग हैं पर कई बार डिफरेंट ग्रुप्स में सेम टाइप के लोग होते हैं। अब वो देखेंगे कैसे होते हैं। जैसे कि कार्लोस एंड स्मिथ। अब वो कार्लो जो स्मिथ थे वो क्या थे, वो अफ्रीकन अमेरिकन थे। ठीक है, एक ही ग्रुप के सोशल ग्रुप के थे, वो अफ्रीकन अमेरिकन हैं। बट जो नॉर्मन थे वो तो नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने उसका क्या उनका क्या किया, सपोर्ट किया। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था। अब दो ग्रुप अलग अलग हैं बट उनके बीच में क्या है, डिवीज़न नहीं है, सिमिलैरिटीज़ हैं। अब वो सिमिलैरिटी क्या है, दे वर ऑल एथलीट्स। तो ये तो उनकी सिमिलैरिटी थी कि वो क्या थे, एथलीट्स थे, जबकि वो अलग अलग सोशल ग्रुप से हैं। तो ये चीज़ आपको समझा रहा था मैं कि कई बार सोशल जो डिवीज़न होता है वो हर डिफरेंसेस से नहीं आता है। क्लियर। आगे चलते हैं। अब और इसमें क्या क्या होता है देखेंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सोशल ग्रुप्स में अलग अलग होते हुए भी एक होते हैं और कई बार एक होने के बावजूद भी वो अलग अलग हो जाते हैं। देखेंगे, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कम्युनिटी और रिलीजन बट स्टिल दे फेल डिफरेंट। अब कई बार क्या होता है, एक ही सेम जो मैंने आपको बताया कम्युनिटी है पर सब लोग आपस में अलग अलग फील करते हैं। जैसे कि एक ही कम्युनिटी में एक रिच है एक पुअर है तो उनके बीच में नहीं बनती है, जबकि वो सेम कम्युनिटी में। ओके, अभी वो एग्जाम्पल देख लीजिए आप। रिच एंड पुअर पर्सन्स फ्रॉम द सेम फैमिली ऑफन डू नॉट कीप क्लोज रिलेशंस विद ईच अदर। ठीक है, ये तो हम कह रहे हैं अगर एक ही ग्रुप में या एक ही फैमिली में या एक ही सोसाइटी में अलग अलग लोग हो सकते हैं, उनकी जो डिफरेंसेस हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। वी ऑल हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एंड कैन बिलोंग टू मोर देन वन सोशल ग्रुप। अब हमारे अलग अलग आइडेंटिटी हो सकती हैं और हम अलग अलग ग्रुप में हो सकते हैं। जैसे एज अ टीचर आप एक टीचर के ग्रुप में हो सकते हो, पर अगर आप उसके साथ साथ सोशल वर्कर हो, आप सोसाइटी के लिए काम कर सकते हो, तो आपके वहाँ पे भी एक सोशल ग्रुप होगा, उसके भी आप मेंबर होंगे। ठीक है, अगर आप फार्मिंग करते हो तो आप फार्मर्स को भी जानते होंगे, वहाँ भी आपका एक सोशल ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये सारे एक ही आदमी के अलग अलग आइडेंटिटी के हिसाब से उसके अलग अलग आइडेंटिटी के ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब है आपके पास ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। अब ये क्या होते हैं, ओवरलैपिंग डिफरेंसेस और क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस क्या होते हैं? बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सोशल डिवीजन टेक्स व्हेन सम सोशल डिफरेंस ओवरलैप्स विथ ईच अदर। अब क्या होता है, जो डिफरेंस कब पैदा हो जाता है कि जब सोशल जो डिफरेंस है, डिवीजन का मतलब होता है जब टूट जाना, ओके, और डिफरेंसेस का मतलब है अंतर, जो उनके बीच में डिफरेंस है, जो अंतर है। अब सोशल डिफरेंसेस जब ओवरलैप कर जाते हैं, एक दूसरे को मिक्स करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को दबाते हैं, तो उससे क्या बनता है, सोशल डिवीजन बनता है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि सोशल जो डिफरेंसेस है वो ओवरलैपिंग से क्या बना देता है, सोशल डिवीजन। तो इसका मतलब जो ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंसेस है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। सोशल डिवीजन ऑकर व्हेन वन काइंड ऑफ सोशल डिफरेंस becomes more important, okay,
then the other and people start feeling that they belong to different communities. अब उनको क्या लगता है कि एक जब आपका जो सोशल डिफरेंस है वो दूसरे से ज़्यादा पावरफुल हो जाए, उनको लगे भाई हमारा ज़्यादा पावरफुल है इनका कम है, तो उसको दबाने लग जाएं वो। तो जब वो ऐसा करेंगे, सोशल डिफरेंस जब एक का ज़्यादा पावरफुल होगा एक का कम होगा, तो जो कम वाला होगा उसको क्या लगेगा कि यार हम इनके साथ बिलोंग नहीं करते हैं, हम किसी और कम्युनिटी में जा सकते हैं या वहाँ पे हमारे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी। ठीक है। द डिफरेंसेस बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स इन यूएस बिकॉज द ब्लैक्स वर पुअर एंड होमलेस एंड डिस्क्रिमिनेटेड। तो ये क्या था, ये इनका मेन डिफरेंस था कि जो ब्लैक्स थे वो क्या थे, वाइट से ज़्यादा पुअर थे और होमलेस थे, उनको हर जगह डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। तो ये क्या हुआ, उससे क्या हुआ फिर आपको पता ही है, उससे क्या हुआ, उन्होंने एक मूवमेंट चला दिया उनको फाइट करने के लिए, क्योंकि उनको लगा हम इनके साथ के नहीं है, हमें अलग कम्युनिटी बनानी चाहिए। तो उससे क्या हो गया, सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, स्ट्रगल शुरू हो गया। तो हमारी कंट्री में क्या है देखेंगे, दलित्स टेंड टू बी पुअर एंड लैंडलेस, so they face discrimination and injustice. Overlapping social differences create possibilities to deep social division and tension. अब देखो क्या होता है कि जो गरीब हैं, जो दलित से हमारे यहाँ पे, ठीक है, वो जो पुअर लोग हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, जो मजदूरी आप देखते हैं, जो गरीब लोग हैं, तो जब उनको साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, अब तो नहीं हो रहा है, आपको तो गवर्नमेंट उनको हर जगह रिजर्वेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है, पर जो पहले की बात है जब उनको हर जगह पे जो उनको दबाया जाता था, तो उससे क्या फील होता था, उनको डिस्क्रिमिनेशन फील होता था कि हमारे को तो हर जगह पे पीछे रखा जाता है, हमारे को कोई भी मौका नहीं दिया जा सकता, हमको सोशल किसी गैदरिंग में नहीं आने देते। तो उससे क्या हो गया था, सोशल डिवीज़न हो गया था, और डिवीज़न से क्या होता है, टेंशन होती है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको क्या गया, रिजर्वेशन का प्रोविज़न बनाया गया, उनको हर जगह सपोर्ट किया गया, जॉब्स में उनको एक प्लेस दिया गया। ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखेंगे क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस। अब क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस क्या होता है, ये सिंपल है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखेंगे, इट्स मीन दैट द ग्रुप दैट शेयर कॉमन इंटरेस्ट ऑन वन इशू। अब ऐसे ग्रुप या कोई भी ऐसा ग्रुप जो किसी एक चीज़ में कॉमन इंटरेस्ट रखता हो, जो किसी एक इशू में क्या करता हो, कॉमन इंटरेस्ट रखता हो, बट डिफरेंट साइड्स हों, अगर कोई अलग अलग चीज़ें हैं जिससे डिफरेंट साइड्स हैं, तो उनके उसमें डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह उनके कॉमन इंटरेस्ट हों। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका क्रॉस कटिंग का मतलब होता है कि एक ही ग्रुप के कुछ जगह पे कॉमन इंटरेस्ट होंगे, पर कुछ जगह पे उनके क्या होंगे, अलग अलग उनके इंटरेस्ट होंगे, तो वो आसान होता है उनको एक्यूमिडेट करना, उनको सेटिस्फाई करना। ऐसे जो इंटरेस्ट ग्रुप्स, ऐसे जो इंटरेस्ट होते हैं उनको आसान होता है सेटल करना। ओके। अब जैसे कि आपके नॉर्दर्न आयरलैंड एंड नीदरलैंड बोथ आर प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन बट डिवाइडेड बिटवीन कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। अब दो कंट्रीज का एग्जांपल है यहाँ पे, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड नीदरलैंड्स। यहाँ पे क्या आता है, मेनली जो है आपके कौन है, मोस्टली क्रिश्चियन है, बट उसके अंदर भी क्या है, कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स हैं। अब उनके बीच में क्या है, क्या ये आपको समझाना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे आप। द नीदरलैंड्स क्लास एंड रिलीजन टेंड टू कट क्रॉस ईच अदर। अब ये क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे, कट क्रॉस ईच अदर का मतलब कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स आर अबाउट लाइकली रिच एंड पुअर। अब जो कैथलिक्स हैं इसका मतलब वो क्या है, रिच हैं वहाँ पे, और जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो वहाँ पे क्या है, पुअर हैं। अब समझ में आया आपको, हो गया ना डिफरेंस, एक ही है कैटेगरी, वो सब लोग क्या है वहाँ पे, तो आपने अब देखा क्या डिफरेंस आया, रिच और पुअर। दे नेवर हैड कॉन्फ्लिक्ट इन नीदरलैंड्स। अब उनके बीच में कभी भी क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। पर अब आप देखेंगे द नॉर्दर्न आयरलैंड द क्लास एंड रीजन ओवरलैप ईच अदर। अब ये ओवरलैप क्यों करता है, इफ़ यू आर कैथलिक यू आर ऑल्सो मोर लाइकली टू बी पुअर। अब यहाँ पे जो कैथलिक्स हैं वो क्या हो गए, पुअर हो गए। एंड यू मे हैव सफर्ड अ हिस्ट्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और आपके साथ हिस्ट्री से, पुराने टाइम से ही क्या होता आ रहा होगा, डिस्क्रिमिनेशन, अगर आप कौन हैं, कैथलिक हैं। ओके। द रिजल्ट इज दैट कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स हैव लीड कॉन्फ्लिक्ट्स इन नॉर्दर्न आयरलैंड। तो वहाँ पे देख लेंगे आप क्या हो गया, जब आपके पास डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे हुआ कैथलिक्स के साथ, तो क्या हुआ, आपके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए नॉर्दर्न आयरलैंड में। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अब क्या हुआ।
डू द सोशल डिवीजन इन अ कंट्री डिपेंड अपॉन इट्स साइज। अब जो सोशल डिफरेंसेस हैं, हमने यूएसए लिया, नॉर्दर्न आयरलैंड देखा, ठीक है, इंडिया देखा, बेल्जियम देखा था हमने, श्रीलंका देखा था हमने, तो क्या वो साइज़ के हिसाब से होता है? छोटी कंट्री या बड़ी कंट्री में ही होता है, छोटी कंट्री में नहीं होता है, ऐसा कुछ होता है? देखेंगे। सोशल डिवीजन वन काइंड और अदर एग्जिस्ट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। सारी कंट्रीज़ में मैक्सिमम ये होता है। श्रीलंका में आपने देखा, बेल्जियम में भी आपने देखा। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद मैनी कम्युनिटीज़, ये भी आप जानते हैं। बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री विद मैनी कम्युनिटीज़। अब बेल्जियम तो इतना छोटा है, वहाँ पे भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। इन सम कंट्रीज माइग्रेंट्स ब्रिंग देयर ओन कल्चर, ये भी आपको पता है, जो लोग बाहर से आते हैं उनका अपना कल्चर होता है। टेंड फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटी, अब उनके अलग, जो हमारी सोसाइटी है या जिस सोसाइटी के कंट्री में वो लोग रहते हैं, उनसे उनके अलग हो जाते हैं कल्चर। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो आपके जो वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं वो सब क्या हैं? मल्टी कल्चर हैं। वहाँ पे एक ही कंट्री में क्या है? बहुत सारे लोग, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल एंड सोशल डिवीज़न कैसे होता है। पॉलिटिकल और सोशल डिवीज़न कैसे होता है देखेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें रिस्पॉन्सिबल होती है। चलिए देखते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीज़न इज़ वेरी डेंजरस एंड एक्सप्लोजिव। अब अगर पॉलिटिक्स और सोशल डिवीज़न एक साथ मिल जाए, अगर पॉलिटिक्स और सोशल डिवीज़न मतलब पॉलिटिक्स में सोशल डिवीज़न हो, तो ये दोनों अगर मिक्स हो गए तो वो क्या हो जाएंगे? बहुत डेंजरस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, दे ट्राई टू डिवाइड द सोसाइटी। आपने सुना होगा कि इस पर्टिकुलर सोसाइटी के लोग तो भाई उसी को वोट देते हैं, या मैं तो उसी को वोट दूंगा क्योंकि वो मेरी कम्युनिटी का है, मेरी कास्ट का है। तो ये चीज़ें जब होने लग जाती हैं तो वो बहुत डेंजरस होता है, ओके। क्योंकि फिर वो केवल पर्टिकुलर इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, फिर वो अपनी सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए, अपनी स्टेट के, अपनी कंट्री के इंटरेस्ट के बारे में वो लोग नहीं सोचते हैं। इट मेक सोशल डिवीज़न इनटू पॉलिटिकल डिवीज़न। अब जो आपका सोशल डिवीज़न था, आपका रिलीजन, कास्ट, वो कहाँ चला गया? आपके पॉलिटिक्स में चला गया, क्योंकि आपने अपने कास्ट, कलर और रिलीजन के हिसाब से आपने वोट किया। एंड लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस और इवन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। देश की जो एकता है उसको भी एक तरीके से ये खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? सोशल डिफरेंसेस को पॉलिटिक्स में डाल रहे हैं। आपका जो रिलीजन, कास्ट है, उसके हिसाब से आप पॉलिटिक्स को चूज़ कर रहे हैं। क्लियर? तो ये सब बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, दंगे फसाद शुरू होंगे, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री हो जाएगा, क्योंकि देश की जो एकता है, इंटीग्रेशन है, उसको खतरा पैदा हो जाएगा। क्लियर? आगे चलेंगे और इसमें देखेंगे। नॉर्दर्न आयरलैंड, इट्स पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेजर सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब सेक्ट्स जो होते हैं, सेक्ट्स का मतलब होता है संप्रदाय। उसके अंदर क्या है? क्रिश्चियनिटी के अंदर क्या है? अब जो पहले थे आपके पास, आपने उस टाइम देखा था, प्रोटेस्टेंट्स थे, और दूसरे कौन थे आपके पास? कैथलिक्स थे। अब देखो यहाँ पे पॉलिटिक्स इनके बीच में कैसे आई, इसलिए तो टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल एंड सोशल डिवीजन। अब जो पॉलिटिक्स थी वो इन सोशल ग्रुप्स में इन्वॉल्व हो गई। अब वो क्या हुआ? जो प्रोटेस्टेंट्स थे 53% थे, उनको किसने रिप्रेजेंट कर दिया? यूनियनिस्ट ने, ओके। और उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने मांगा कि वो हमेशा यूके के साथ ही रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोटेस्टेंट्स की जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा थी। बट अब 44% जो कैथलिक्स थे, उनको किसने रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया? नेशनलिस्ट पार्टीज़ ने। अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज आ गई ना। अब जो नेशनलिस्ट पार्टीज थी कैथलिक्स के साथ मिलकर, उन्होंने डिमांड करी कि जो आपका नॉर्दर्न आयरलैंड है उसको किस में साथ मिला दिया जाए? रिपब्लिक आइलैंड के साथ मिला दिया जाए। क्यों? क्योंकि जो रिपब्लिक आइलैंड था वहाँ पे जो कैथलिक्स थे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो जब वो वहाँ चले जाएंगे तो उनकी जो पॉपुलेशन है 45% वो और ज़्यादा हो जाती, तो वो मेजॉरिटी में आ जाते। तो आपने अभी देखा कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सोशल ग्रुप्स में जाकर पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर दिया, सोशल डिफरेंसेस को बना दिया। क्लियर? अब आप देखेंगे क्या हुआ इसका कारण। हंड्रेड्स ऑफ सिविलियन मिलिटेंट्स सिक्योरिटी फोर्सेस वर किल्ड इन द फाइट बिटवीन यूनियनिस्ट एंड नेशनलिस्ट। ये होना ही था, पॉलिटिकल पार्टी जब इन्वॉल्व हो गई तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना ही था। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आपके सोशल डिवीज़न पॉलिटिक्स में आएंगे तो उससे क्या होगा? वायलेशन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा। इट वॉज ओनली इन
98 that the UK government and the nationalist reached a peace treaty. अब treaty का मतलब होता है समझौता. उन्होंने क्या समझौता किया? जब वो लड़ लिए, इतने सारे लोग मर गए, तो उनको तब समझ में आया कि भाई अब एक समझौता कर लेना चाहिए. और वो क्या हुआ उस समझौते में? सबसे पहले तो उन्होंने जो आर्म स्ट्रगल था, जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था हथियारों के साथ, उसको पहले तो बंद किया. और फिर क्या किया? पर अब क्या हुआ देखेंगे आगे. बट इन सम कंट्रीज द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन अमंग रिलीजियस एंड एथनिक may lead to disintegration. Examples: यूगोस्लाविया डिवाइडेड इनटू 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज. अब आपकी यूगोस्लाविया जो एक कंट्री है, उसके इसी डिवीजन के कारण कितनी कंट्रियाँ बन गई? वहाँ से 6 कंट्री में वो डिवाइड हो गया. जैसे कि हमारी कंट्री भी 2 कंट्री में डिवाइड हुई है, पाकिस्तान और इंडिया में. अब इसी में चलते हैं हम आगे, पॉलिटिकल एंड सोशल डिवीजन में आगे. पीपल टेंड टू रेफर सम पार्टी मोर देन अदर. अब आपको क्या करते हैं लोग? एक पार्टी को फॉलो करते हैं. आपने सुना होगा हम तो इसी पार्टी को वोट करेंगे. ओके. इन मैनी कंट्रीज देयर आर पार्टीज दैट फोकस ओनली ऑन द कम्युनिटी. अब कई जगह पे कुछ पार्टीज होती हैं जो केवल कम्युनिटीज़ को फोकस करते हैं. ओके. दिस नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री. इससे किसी भी कंट्री के जो एकता है उसको प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं. बट कई जगह पे क्या होता है, लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए काम करने लगते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, तो उससे क्या हो जाता है? डिफरेंसेस पैदा होने लगते हैं. अब देखेंगे क्या है. अब इनके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं डिवीजन के, देखेंगे. 3 फैक्टर्स आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन. अब वो क्या है देखेंगे. फर्स्ट, द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल प्रिसाइव्स देयर आइडेंटिटी. अब सबसे पहले चीज़ क्या है कि लोग किस तरीके से अपने आइडेंटिटी को रखते हैं, कैसे उसको फॉलो करते हैं. इफ़ पीपल सी देयर आइडेंटिटीज़ इन सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव टर्म्स, इट्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू एकोमोडेट. अब लोग सोचेंगे भाई मैं तो इस रिलीजन का हूँ, इस कास्ट का हूँ, इस ग्रुप का हूँ, तो मुझे एकोमोडेट नहीं कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज़, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है. बिकॉज अगर अलग अलग आदमी, अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग उनके आइडियोलॉजी होगी, तो सबको डेमोक्रेसी सेटल या एकोमोडेट नहीं कर पाएगी. इट इज़ मच ईजियर इफ़ पीपल सी देयर आइडेंटिटीज़ आर मल्टीपल एंड आर कॉम्प्लीमेंट्री विद द नेशनल आइडेंटिटी. अब अगर लोग ये सोचे कि मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं ब्लैक हूँ, मैं दलित हूँ, मैं इस ग्रुप से आता हूँ, तो उनको बहुत डिफ़िकल्ट होगा. बट अगर आप लोग सोचेंगे मैं एक इंडियन हूँ, तो उसको बहुत आसान हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को सेटल करना, क्योंकि इंडियंस तो फिर सभी है, तो जो भी वो पॉलिसीज़ बनाएंगे वो सबके लिए काम करेगी. पर अगर आप कहोगे मैं तो इस ग्रुप का हूँ, मैं इस ग्रुप का हूँ, तो हर एक के लिए पॉलिसीज़ बनाना पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, हर एक के इंटरेस्ट को बनाना. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को क्या समझें? इंडियन समझें. सेकेंड है आपका, इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स. अब दूसरी चीज़ ये है कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनकी जो डिज़ायर्स हैं, जो उनकी जो इच्छाएं हैं, उनको किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ सेटल करती है, कैसे उनको आगे रखती है. अब देखेंगे यहाँ पे एक सेइंग है नेल्सन मंडेला की, पॉवर्टी इज़ नॉट एन एक्सीडेंट लाइक स्लेवरी एंड अपार्थेड. It is man-made and can be removed by the actions of human beings. अब वो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी गरीबी है वो एक स्लेवरी या अपार्थेड या जो रंग भेद है, या जो आपके जन्म से जो डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं कि आप इस धर्म के हो, आप ब्लैक हो या आप वाइट हो, ऐसा नहीं होता है. पॉवर्टी हमने बनाई है, मैन मेड है, और इसको हम अपने आप से ही दूर कर सकते हैं. क्लियर. अब आगे चलेंगे. अब आप लेफ़्ट साइड में भी एक पिक्चर दे सकते हैं, वहाँ पे भी स्टोन्स रखे हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं, सबके अलग अलग आइडियोलॉजीज़ हैं, सब में किसी का कुछ सोचना है, किसी का सोशल जस्टिस मांगता है, कोई कुछ लिखा हुआ है, किसी का कलर कुछ है. तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, एक साथ हैं, बट जो अंदर का आपने देखा होगा जो एक मटेरियल है वो क्या है आपका? सेम है. क्लियर. अब आगे चलेंगे. इसमें सेकंड टॉपिक है, इट इज़ ईजी टू एकोमोडेट डिमांड्स दैट आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. अब आप कुछ ऐसे डिमांड्स कर रहे हैं जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं है, जो आपको लीगली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड नहीं किया गया है. फॉर एग्जांपल है, अब आपकी कम्युनिटी एक सोशल ग्रुप है जिसमें आप कुछ लोग रहते हैं, और आप एक ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे कि दूसरे ग्रुप के लोगों को परेशानी होगी,
तो ये क्या होगा, अब आपको तो ये अकोमोडेट करना लगेगा कि हमको हमारी इच्छा पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है, बट उससे क्या होगा, दूसरा जो सोशल ग्रुप होगा उससे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन फील होगा अगर वो उनको दबाया जाएगा आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो वो यही कहना चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ऐसा नहीं होनी चाहिए कि दूसरी जो कम्युनिटी है उससे उसको इफ़ेक्ट पड़े। अब आपके पास थर्ड डिटर्मिनेंट वो है हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स। अब जो गवर्नमेंट है वो कैसे रिएक्ट करती है जो डिमांड्स अलग अलग ग्रुपों के द्वारा बनाई जाती है। किसी ग्रुप की कोई डिमांड होती है, किसी ग्रुप की कोई डिमांड होती है, ठीक है ना। इफ़ द रूलर्स आर विलिंग टू शेयर पावर एंड अकोमोडेट रीजनेबल डिमांड्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर क्या करे गवर्नमेंट पावर शेयरिंग करने के लिए तैयार हो और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको अपने साथ रखे, पावर शेयर करे, उनके डिमांड्स को पूरा करे, तो जो सोशल डिवीजन है वो कभी भी देश के लिए खतरा नहीं बनेगा, वो हमेशा क्या रहेंगे, लेस थ्रेटनिंग रहेंगे। क्लियर। अब आगे चलते हैं हम। विलिंगनेस टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी इज़ नॉट दैट ईजी। अब क्या है कि हमने सारी बातें कर ली कि हम डाइवर्सिटी को एक ही कंट्री में सेटल करेंगे, माइनॉरिटी को पावर शेयर करेंगे, पर इतना ये आसान नहीं है। क्यों नहीं है, अब वो हम आप देखते हैं। अब देखेंगे द पीपल हु फेल मार्जिनलाइज्ड, डिप्राइज्ड, डिस्क्रिमिनेटेड हैव टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस। अब क्या होता है कि कई बार जो लोग होते हैं उनको लगता है कि हमको दबाया जा रहा है, हमको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है हर जगह पर, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हों या आपकी सोशल जो पॉलिसीज़ हैं उनके हिसाब से। तो अब जब उनको अपनी बात आके रखनी है, अपने डिस्क्रिमिनेशन के लिए उनको फाइट करनी है, तो कई बार ऐसी फाइट क्या होती है, डेमोक्रेटिक भी हो सकती है। दे कैन वॉइस देयर डिमांड्स इन द पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर एंड सीक अ फेयर पोजीशन थ्रू इलेक्शन। वो उनको लगता है कि अगर लीडर हमारे लिए काम नहीं कर रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, अपने में से किसी व्यक्ति को अपने सोशल ग्रुप में से या जो भी मार्जिनलाइज ग्रुप है वहाँ से आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, जिससे कि वो अपने जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो उनके लिए पॉलिसीज़ नहीं बनाई गई हैं, जो उनके लिए बेनिफिट नहीं पहुंचा रहे हैं, उसके लिए वो काम कर सकें और उन लोगों को डिस्क्रिमिनेशन से बचा सके। चलिए और आगे देखते हैं इसमें क्या है। द स्ट्रगल अगेंस्ट सच इनइक्वालिटीज़ समटाइम्स टेक द पाथ ऑफ वायलेंस। अब ये तो आपने देखा कि जो मैंने बताया कि वो एक डेमोक्रेटिक तरीका था, पर कई बार क्या होता है कि डेमोक्रेटिक तरीका ना लेके लोग वायलेंस का तरीका लेते हैं। अब उससे क्या होता है, वायलेंस से आपको पता है क्या होगा, फाइट होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा सोसाइटीज़ के बीच में। ओके, हाउएवर हिस्ट्री शोज दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट वे टू फाइट और रिकॉग्नाइज एंड अकोमोडेट द डाइवर्सिटी। आपने हिस्ट्री में पढ़ाई है, बेल्जियम में आपने एग्जाम्पल देखा है किस तरीके से वहाँ पे स्ट्रगल हुआ, श्रीलंका में आपने देखा। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इतनी हिस्ट्री में हमने पढ़ के समझ में आया कि डेमोक्रेटिक तरीका, अगर आप पीसफुली स्ट्रगल करें, अपनी बात रखें या इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करें, तो वो सबसे बेस्ट तरीका है अपनी इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने का। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ, होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। थैंक यू।